नमस्कार दोस्तों, कुछ कारणवश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। पिछले वीडियो में ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर में साउंड ही नहीं जा पाया था, जिस कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। मैं आप लोग से क्षमा मांगता हूं, बट ये बात कहता हूं कि जो मैं पढ़ा चुका हूं वही पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊँगा। अब ये नहीं कि फिर से मैं लिख पाऊँगा दोस्तों, बहुत परेशानी होता है। कलर से बदल देता हूँ। चलिए, नमस्कार दोस्तों, भाव विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब वादा करता हूं कि आप लोग को जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और मैंने वादा किया है कि पूरा कंप्लीट फिजिक्स का क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ आपको याद करवाऊंगा। और मैंने 2 चैप्टर पढ़ा भी दिया है। पहला यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, गति और गति के नियम। आप लोग जिनको भी बेहतर ढंग से यदि समझना है तो आप जाएं और मेरे वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोग को हम बताएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड, जब कभी भी वैक्यूम होगा, मतलब वहाँ पर वायुमंडल नहीं होगा, वायु नहीं होगा, जब निर्वात में कोई भी वस्तु गिरेगा तो 2 वस्तु, सपोज मैंने एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये, बड़ा या छोटा, इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, देखने में लग रहा है, लेकिन जब दोनों निर्वात में गिरेगा तो दोनों एक समान वेग से गिरेगा। जब एक समान वेग से गिरेगा तो मतलब उसका त्वरण जो हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वरण समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, देखिए, 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच के दूरी और बल के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल 2 मास की वस्तु के बीच में लगता है। जैसे m1 और m2 कोई मास है, या तो फिर संजीव और सुमन है, एक तरफ सुमन है, एक तरफ संजीव है, दोनों के कुछ न कुछ मास है, तो दोनों के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सुमन बोला कि भाई ऐसा तो कोई आकर्षण लग नहीं रहा है, कि संजीव बोला कि हमें भी कोई ऐसा आकर्षण नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, कोई शक नहीं है कि सुमन और संजीव के बीच में कोई आकर्षण नहीं लग रहा है। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि आकर्षण नहीं है, आकर्षण है, लेकिन आकर्षण कम है, जिसको हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग का मास बहुत कम है। ये बड़ी वस्तुओं के मास पर आकर्षण बल को आप फील कर पाते हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल लग रहा है, जिस कारण से दोनों सूर्य जो है, सूर्य के पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 2 वस्तु के बीच में लगता है। इसके लिए एक फार्मूला है, F बराबर G(m1m2/r²। r जो है दूरी को कहा जाता है, r किसको कहा जाता है, दूरी को कहा जाता है। तो कह रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो दूरी के रिस्पेक्ट में दोनों के रिलेशन क्या है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दूरी जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कहता है कि 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो 2 पिंडों के बीच, जैसे m1 है, m2 है, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एक फार्मूला हम लोग बता चुके हैं कि F बराबर G(m1m2/r²। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m क्या है, मास है, r क्या है, डिस्टेंस है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास और डिस्टेंस 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। देखिए, द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, ठीक है, m1 m2 के गुणनफल पर निर्भर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है दोस्तों। बीच के दूरी पर भी निर्भर करता है, सही बात है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर G पर भी निर्भर करता है, उनके बीच के माध्यम पर, C नंबर आंसर कि इस पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण की मान बताइए। गुरुत्वीय त्वरण जिसको G के द्वारा व्यक्त किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, कोई वस्तु को पृथ्वी जो है mg बल के द्वारा अपनी ओर खींचता है। कोई m द्रव्यमान की वस्तु A त्वरण है, A एक्सेलरेशन है, और m वस्तु मास है, तो कितना बल लगेगा, F बराबर m है। लेकिन जब ग्रेविटेशनल के टर्म में जो एक्सेलरेशन होता है ये g के बराबर हो जाता है, इसलिए F बराबर mg, मतलब भार बल जो है mg, मतलब mg खींच रहा है। समझ गए बात,
यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी पर उसको mg बल के द्वारा खींचा जा रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल के कॉन्सेप्ट में जो है एक्सेलरेशन जो होता है g के बराबर होता है, और एक्सेलरेशन यही गुरुत्वीय एक्सेलरेशन के नाम से ये जाना जाता है। अब देखिए क्या होता है दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण की मान, अब गुरुत्वीय त्वरण की मान पूछ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण की मान पूछ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण g, तो g का एक फार्मूला होता है Gm/r²। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, m जो हो गया मास ऑफ अर्थ हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, और r जो हो गया रेडियस हो गया, पृथ्वी का रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। अब हम आपको बता चुके थे, अब देखिए आप कि त्वरण जो होता है g का मान जो होता है Gm/r² पर डिपेंड कर रहा है, Gm/r² पर डिपेंड कर रहा है। तो r देखिए, r जैसे जैसे कम होगा, r यदि कम होगा, r कम होगा तो g बढ़ेगा, और r ज़्यादा होगा तो g घटेगा। आप पृथ्वी के बारे में आपको पता है कि पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार पथ है, पृथ्वी का जो है एक दीर्घवृत्ताकार पथ है, एक गोलाकार पथ नहीं है, दीर्घवृत्ताकार पथ है। जब दीर्घवृत्ताकार पथ के बारे में आप जानते हैं तो एक विषुवतीय होगी, एक विषुवतीय हो गया त्रिज्या हो गया, एक ध्रुवीय त्रिज्या हो गया। तो विषुवत त्रिज्या इसके 63-78 किलोमीटर होता है, और ध्रुवीय त्रिज्या इसके 63-58 किलोमीटर होता है। आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। 6378 किलोमीटर विषुवत त्रिज्या हो गया, और ध्रुवीय त्रिज्या 6358 किलोमीटर हो गया। आप गौर कीजिए कि यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, इधर रेडियस कम है। यहाँ 6358 है, ध्रुव पर 6358 है, विषुवत रेखा पर 6378 है। जब यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, यहाँ पर रेडियस ज़्यादा है, तो यहाँ जी का मान क्या हो जाएगा? जब रेडियस ज़्यादा होगा तो जी का मान क्या हो जाएगा बताइए? जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जी का मान कम हो जाएगा, यहाँ मिनिमम हो जाएगा। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा? मिनिमम। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा? आज 6358 किलोमीटर है ध्रुव पर, तो यहाँ जी का आर का मान कम है। जब रेडियस कम है तो जी का मान क्या हो जाएगा? जब रेडियस कम है जी का मान महत्तम हो जाएगा। इसका मतलब एक कंसेप्ट और निकल गया कि विषुवत रेखा पर जी का मान कम हो, मैक्सिमम मिनिमम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान मिनिमम होता है और ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मतलब ये अक्षांश और दशांतर के बारे में बेहतर ढंग से समझते हैं तो अक्षांश पर डिपेंड करता है ना। यहाँ से वहाँ बढ़ रहा है तो जी का मान महत्तम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 5 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है? वही अटलांटिक ध्रुव के पास। कोई दिक्कत? 4 नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है कि यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के त्रिज्या की दुगनी दूरी पर है तो उसकी गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? मतलब रेडियस को दुगना कर दिया गया है, रेडियस को दुगना कर दिया गया है, तो जी का मान क्या होगा पूछ रहा है। तो जी बराबर होता है Gm/r²। आर को क्या कर दिया गया? दुगना, तो 2r हो जाएगा, 2r का स्क्वायर, Gm/2r², तो Gm/4², तो 1/4 गुना Gm/r²। Gm/r² का वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो 9.8/4 तो 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से बेस्ड है। उस बार सिर्फ था कि रेडियस को दुगना कि आधा कर दिया गया था, जो भी कर दिया गया था। इसमें कह रहा है कि यदि कोई ग्रह हो जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो, मतलब मास भी आधा है और रेडियस भी आधा है, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो मास आधा है, m/2 है, रेडियस भी m/2 है, तो g बराबर होता है Gm/r²। तो ये जो मास को आधा कर दिया तो Gm/2 हो गया, Gm/2 हो गया, और रेडियस को आधा कर दिया तो r/2 के होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया Gm/2, और ये हो जाएगा जब भागा में तो गुना हो जाएगा, तो ये r/4 हुआ तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/r² हुआ तो 2 दूना 4, तो Gm/r², 2 गुना Gm/r² हुआ। Gm/r² का वैल्यू आपको पता है 9.8 होता है, तो 2 गुना 9.8 मतलब 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विराम से मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगा। तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगा? कहने का मतलब वो तय की गई दूरी उसके रिस्पेक्ट में तय की गई दूरी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो कोई विराम से कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो यू क्या हो जाएगा? उस समय यू प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
जब प्रारंभिक वेग से कोई नीचे की ओर गिर रहा है तो एक तो जी लगेगा ही, जी तो एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण लगेगा ही। तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, यस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ए टी ए ही जी में चेंज हो जाता है गुरुत्वाकर्षण के रिस्पेक्ट में, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू जीरो है तो जीरो गुना टी तो जीरो हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि दूरी और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिरने कुल समय का समानुपाती हो, गिरने का कुल समय का क्या हो जाएगा, दोनों समानुपाती होगा। मतलब यस और टी क्या हो जाएगा, दोनों समानुपाती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए कहता है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी के जो त्वरण है जी है, चंद्रमा की सतह का गुरुत्वीय त्वरण जो है, पृथ्वी पर यदि जी है तो वहाँ g/6 हो जाएगा, g/6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जी से जी कट गया, 1/6 यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रिक्शन में तो वैल्यू देंगे नहीं तो 6:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका रेशियो दोस्तों, 6:1। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका छठा भाग चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यदि g है तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण g/6 हो जाएगा। तो g से g कट जाएगा तो 1:1 आएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू को हटाना होगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू को हटाने के लिए 6 से 6 कट गया तो 6:1 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 6:1 आ गया। डी नंबर आंसर इसका होगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार, भार के बारे में आप लोग को बताए हुए हैं। हम जिस वायुमंडल में रह रहे हैं, पृथ्वी जो है अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है। पृथ्वी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है। तो जो बल लगाती है तो F बराबर ma होता है। इन गुरुत्वाकर्षण के सेंस में a जो होता है g के बराबर होता है, g के बराबर। तो g से खींचता है, इसलिए यहाँ बल जो लगेगा F बराबर mg लगेगा। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग भार कहते हैं, इस लोग को हम लोग भार कहते हैं। तो भार बराबर कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। भार बराबर कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो यही बोल रहा है किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। सी नंबर आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु की विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो भार क्या हो जाएगा। फिर हम आपको बताते हैं कि g बराबर क्या होता है, gm/r²। रेडियस ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस घटेगा। जब ऊपर की ओर जाएगा, जब ऊपर की ओर जाएगा तो रेडियस घटेगा। जब रेडियस घटेगा तो ऊपर की ओर जाएगा तो g का मान क्या हो जाएगा, g का मान बढ़ेगा, g का मान बढ़ेगा। और जैसे जैसे g का मान बढ़ेगा उसे उसे भार बढ़ेगा, क्योंकि w बराबर mg है। g का मान यदि हम बढ़ाएंगे तो w का मान क्या हो जाएगा, w का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बढ़ जाएगा। नहीं समझे, जब किसी वस्तु की विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, भार बढ़ेगा। क्यों भार बढ़ेगा, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर किसी वस्तु को हम ले जाते हैं तो उसका g का मान बढ़ता है। जब g का मान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, क्योंकि w बराबर mg होता है। m तो जो है वो है ही, यह मास तो हमेशा जो वस्तु का जो है, लेकिन g इसका ऊपर की ओर जब जाएंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो जब g बढ़ेगा और मास जो है वही रह रहा है तो ये w बढ़ेगा। जब w बढ़ रहा है तो मतलब भार क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI, किसी चीज़ का SI मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले उसका फार्मूला लिख दीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। तो F बराबर g m1m2/r²। g का मात्रक निकालना है दोस्तों, तो g का निकालना है तो g के साथ जितना भी मल्टीपल या भागा है उसको उस साइड ले चले जाइए। तो r² उधर जाएगा तो FR² हो जाएगा, m1m2 उधर जाएगा तो बटे m1m2 हो जाएगा। ये g बराबर हो जाएगा, क्या बराबर हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा। तो f किसका मात्रक है, न्यूटन का। r डिस्टेंस है तो SI मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे m1m2, दो मास है तो मास का यूनिट क्या होता है, kg, तो kg स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। 3 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या। आप लोग याद कर लीजिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट तो हम लोग अभी डिस्क्राइब करके भी बता दिए थे। क्या होता है दोस्तों, 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का मान पूरा ब्रह्मांड में कहीं भी, पूरा ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता है। बड़ी जी का मान, ध्यान रखिए, छोटी जी का मान बदलता है, लेकिन बड़ी जी का मान ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं बदलता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m, उनके बीच की दूरी r और गुरुत्वाकर्षण नियतांक g हो तो इसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। एक पृथ्वी, एक द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। एक और वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। तो कहते हैं ये दोनों के बीच, और इसका एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कहते हैं इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा। तो यह बराबर होता है Gm/m/r²। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी। यह बराबर Gm/m/r²। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जितना रहता है, चंद्रमा पर उसका 1/6 गुना हो जाएगा, mg/6 हो जाएगा। तो 1/6 गुना हो जाएगा। अब क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि जी के बारे में जानते हैं। जो पृथ्वी का जी है तो चंद्रमा का जी जो है 1/6 हो जाएगा। मास दोनों का बराबर होता है, मास दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। तो कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, 1/6 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत, mg है 1/6 गुना हो जाएगा। चलिए, किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है, भार कहाँ अधिक होगा, जहाँ W बराबर mg होता है। तो मास जो है, जो वस्तु का रहता है, कहीं पर भी मास बदलता नहीं है। यदि मेरा द्रव्यमान यदि 50 kg, ऐसे अभी हम जो है 69 kg के हैं, ठीक है। मेरा द्रव्यमान यदि 69 kg तो ये कहीं पर भी मेरा द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो कहता है किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होगा। तो भार बराबर होता है mg। तो मास तो कहीं बदलेगा नहीं, जो बदलेगा जी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ भार ज़्यादा होगा। तो जी कहाँ ज़्यादा होता है, तो ध्रुव पर जी ज़्यादा होता है। आपको हमेशा हम बता चुके हैं कि जी बराबर Gm/r²। जब रेडियस ज़्यादा होता है तो जी कम होता है। तो ऊपर बढ़ेंगे तो रेडियस घटेगा, रेडियस घटेगा। ध्रुव पर जाएंगे तो सबसे कम रेडियस होगा, तो ध्रुव पर जो है जी का मान अधिकतम होगा। इस तरह ध्रुव पर जो है भार भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है। केंद्र पर रेडियस 0 हो जाता है, जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 तरह के क्वेश्चन हो गया। ध्रुव पर जो होता है, ध्रुव पर जी जो होता है, ध्रुव पर जी होता है, क्या होता है, ध्रुव पर हो गया, एक विषुवत रेखा पर हो गया, विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा पर जी का मान, ध्रुव पर जी का मान, विषुवत रेखा पर, और पृथ्वी के केंद्र में जी का मान, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान, केंद्र में जी का मान 0 होता है। इसमें विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है जी का मान, और ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है। अब कैसे होता है ये भी आपको बता देते हैं। तो जी बराबर होता है Gm/r²। आप देखते होंगे कि पृथ्वी एक इस टाइप का शेप रहता है, दीर्घवृत्ताकार शेप रहता है। तो इसमें तो विषुवत रेखा पर रेडियस ज़्यादा होता है और ध्रुव पर रेडियस कम होता है। 6378 किलोमीटर होता है और 6358 किलोमीटर ही यहाँ रहता है। तो यहाँ आर ज़्यादा है, ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे आर घटेगा। जहाँ आर ज़्यादा होगा तो वहाँ जी कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना दोस्तों। तो जहाँ आर ज़्यादा होगा जी कम होगा। आर कहाँ ज़्यादा है, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर आर ज़्यादा है तो जी कम होगा। तो विषुवत रेखा पर जी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ध्रुव पर जो है आर कम है तो जी ज़्यादा होगा, तो ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम हो जाएगा। केंद्र पर जी का मान 0 हो जाता है।
तो याद कर लीजिए दोस्तों कि जी का मान ध्रुव पर मैक्सिमम होता है, विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है और केंद्र पर 0 होता है। नेक्स्ट, समझ गए? बी नंबर आंसर हो जाएगा। 18। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो भार क्या होगा? तो W बराबर mg होता है यार। कहने का मतलब है कि पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या r और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो भार बराबर क्या होता है? भार बराबर mg होता है, सब जानता है। तो mg के इसमें बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Gp है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Gp है। सॉरी एक मिनट। यदि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Gp हो, ध्रुव पर Gp हो, पता नहीं कैसे बताया गया। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Gp हो, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान Ge हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? तो किसका गुरुत्वीय त्वरण G जो है बड़ा होगा? तो आप जानते हैं कि विषुवत त्रिज्या कितना होता है? 6378 किलोमीटर। ध्रुवीय त्रिज्या कितना होता है? 6357 किलोमीटर। तो यहाँ r ज़्यादा है तो g का मान यहाँ कम होगा, तो Ge कम होगा और यहाँ r कम है, तो यहाँ g का मान ज़्यादा होगा, तो Gp ज़्यादा होगा। तो Gp ज़्यादा होगा और Ge कम होगा। ये जो हो गया ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण, तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर ध्रुवीय त्वरण मिनिमम होता है, तो Gp ग्रेटर देन Ge। बी नंबर आंसर हो जाएगा। कहता है गुरुत्वाकर्षण के नियतांक G का मान क्या होगा? नियतांक G का मान याद रख लीजिए 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद कर लीजिए यूनिट भी दोस्तों, बहुत बार यूनिट एग्जाम में पूछा है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। गुरुत्वीय त्वरण कहाँ से आया दोस्तों? जब दो द्रव्यमान की वस्तु के बीच, एक m1 है एक m2 है, ये दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, वो r डिस्टेंस है, दोनों के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है जिस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कहा जाता है कि मास जो होता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m1 m2 जो है फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस जो होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे r स्क्वायर होता है। ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाएंगे तो F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर आ जाएगा। यही जो कांस्टेंट आया, यही वैल्यू का मान जो है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और इस G का मान ब्रह्मांड में कहीं भी, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चेंज नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चेंज नहीं होता है। इस G का मान पूरे ब्रह्मांड कहीं भी चेंज नहीं होता है। इस G का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चेंज नहीं होता है। दोस्तों याद रखें, ये बड़ी G है दोस्तों, छोटी G नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण वाला G नहीं है। त्वरण का मान चेंज हो जाएगा लेकिन बड़ी G का मान ब्रह्मांड में कहीं भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, याद हो गया? चलिए, कहता है कि दो द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, एकदम श्योर बात है। एक m1 द्रव्यमान है, एक m2 द्रव्यमान है, दोनों के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो कहते हैं कि दोनों के रिलेशन में क्या होगा? तो द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। एकदम m1 m2 और F दोनों अनुक्रमानुपाती नहीं होगा। एक फार्मूला आता है F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो मास का समानुपाती होगा और दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो एक द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमान के गुणनफल m1 m2 दोनों गुणनफल है, उसी के अनुक्रमानुपाती होता है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण के एक्सेलरेशन के बारे में बताते हैं। गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन W बराबर G बराबर
G m/r²। तीन चीज पर डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक पृथ्वी की मास, एक पृथ्वी की रेडियस। क्या हो गया, G हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, m हो गया m जो हो गया पृथ्वी के द्रव्यमान हो गया, r जो हो गया पृथ्वी की त्रिज्या हो गया। अब देखिए होता है क्या, जहां रेडियस कम होगा वहां g बढ़ जाएगा, जहां रेडियस ज्यादा होगा वहां g घट जाएगा। और पृथ्वी एक गोलाकार नहीं, पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार होने के कारण जो इसका रेडियस होता है, विषुवत रेखा का रेडियस जो होता है वो 6378 किलोमीटर होता है। ध्रुवीय रेडियस जो होता है 6357 किलोमीटर होता है, 6357 किलोमीटर होता है। अब देखिए रेडियस चेंज है, इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है। तो आपको हम बता चुके हैं कि जिस रेडियस जैसे ही कम होगा जी का मान, रेडियस जैसे ही कम होगा जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप गौर कीजिए विषुवत रेखा पर रेडियस ज़्यादा है तो यहाँ जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान मिनिमम हो जाएगा। और ध्रुव पर जो है जी का मान रेडियस कम है तो यहाँ जी का मान जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका अक्षांश पर भी डिपेंड करता है। जैसा अक्षांश मतलब जैसे ऊपर जा रहे हैं तो रेडियस घट रहा है तो जी बढ़ रहा है, अब स्वाभाविक घटना है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे कि आर जो है वो घट रहा है। जब आर घट रहा है, जैसे ही आर घटेगा, देख रहे हैं आर घटेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आर यदि घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। तो देख रहे हैं कि हम जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहा है तो हमारा रेडियस घट रहा है, जब रेडियस घट रहा है तो जी का मान बढ़ जाएगा। तो अक्षांश के अनुसार जी का मान क्या हो जाएगा, हमारा बदलेगा। कोई भी स्थान पर अक्षांश के अनुसार जी का अक्षांश, ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण का मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है, अभी तुरंत बता चुके हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ रेडियस जो है 6378 किलोमीटर, यहाँ रेडियस 6357 किलोमीटर है, तो रेडियस यदि कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अक्षांश पर डिपेंड करेगा। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। 24 कह रहा है कि पृथ्वी पर एक आदमी का भार 65 kg है। इसका भार चक्कर काटने वाले कृत्रिम उपग्रह में क्या हुआ, एक कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहा है, तो ये भी उसके साथ घूम रहा है, तो उसमें जो है इसका भार क्या होगा। पृथ्वी पर भार के मतलब क्या हुआ, पृथ्वी पर कोई भी उपग्रह है तो उसको पृथ्वी नीचे की ओर खींचेगा, तो W बराबर mg उसका भार जो हो जाएगा mg हो जाएगा। भार mg मतलब क्या होगा, वो 65 kg का है। पृथ्वी पर कितना है, 65 kg। इसमें कहीं न कहीं आप स्पष्ट कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है मेरा भार जो है 65 kg है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है मेरा भार जो है 65 kg है। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे पृथ्वी के समकक्ष एक सैटेलाइट था, एक उपग्रह था, वो चक्कर लगा रहा था, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो 65 kg का था, यही बल है ना। तो ये दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी कोई भी सैटेलाइट को अपनी ओर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, एकदम खींच रहा है। जैसे हम एक वस्तु ऊपर आम न्यूटन साहब ने बताया था, आम जो है वृक्ष में लगा हुआ था, आम वृक्ष में लगा हुआ था, और पृथ्वी जो है वो आम गिर के पृथ्वी पर आ गया। पृथ्वी आम नहीं समझे, देखिए फिर से समझाते हैं। पृथ्वी है, गाछ में आम लगा हुआ है, ठीक है, आम टूट के पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी आम के पास क्यों नहीं गया, क्योंकि ये बड़ा मास का वस्तु है, तो बड़ा मास का वस्तु अब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगाता है, उस चीज़ को अपनी ओर खींच लेता है। उसी तरह से जो है पृथ्वी और कोई सैटेलाइट के बीच में पृथ्वी ग्रेविटेशनल बल लगा रहा है इस पर,
ग्रेविटेशनल बल लगा रहा है दोस्तों, लेकिन ये अपनी ओर नहीं खींच रहा है। ऐसे कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अभिकेंद्र बल में परिवर्तित हो जाता है। जब अभिकेंद्र बल में परिवर्तित होता है तो ये सैटेलाइट जो है एक सर्कुलर पाथ पर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने लगता है। जब ये अभिकेंद्र बल में कन्वर्ट होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल में कंसल्ट होता है, तो इसका जो अपनी और खींचने का पावर जो W बराबर mg है वो फंक्शन ये खो बैठता है, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति सैटेलाइट में यदि घूम रहा है तो वो भारहीनता का अनुभव करेगा, वो व्यक्ति जो है भारहीनता का अनुभव करेगा। तो उस प्रकार कृत्रिम उपग्रह में उसका भार क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 kg। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी अपनी कक्षा को कितना गुना बढ़ा दे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर वाली वस्तु पृथ्वी को छोड़ दे 17 गुना। पृथ्वी जिस गति से घूम रहा है उसमें 17 गुना यदि बढ़ोतरी कर देंगे, 17 गुना बढ़ोतरी कर देंगे तो वो छोड़कर चला जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है, तो आदमी का वजन क्या होगा? देखिए W बराबर mg होता है, ये ग्रेविटेशनल त्वरण हो गया। ग्रेविटेशनल त्वरण के साथ जो है इसमें 2 त्वरण काम कर रहा है, एक गुरुत्वाकर्षण त्वरण, एक लिफ्ट का त्वरण। तो g प्लस माइनस a दे दिए। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं है। अब कह रहा है कि लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है। जब लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जाएगा, समरूप वेग का मतलब क्या हुआ? समरूप मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, यही हुआ ना, समरूप वेग से आगे चल रहा है। जब समरूप वेग से आगे चलेगा तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन के मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अब ये वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन के दर को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, जो चेंज होगा वही तो एक्सेलरेशन कहलाता है दोस्तों। जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो mg प्लस a, तो एक जगह पर जो होता है 0 हो जाएगा तो mg हो जाएगा। हम पृथ्वी पर जब रहते हैं तो हमारा भार mg लगता है, ऐसे भी हमारा भार mg लग रहा है, तो क्या आदमी का वजन अपरिवर्तित महसूस होगा? जैसे है वैसे ही लगेगा, जैसे हम पृथ्वी पर रह रहे हैं वैसा ही हमको अनुभव होगा, ना बढ़ा हुआ मालूम होगा ना घटा हुआ मालूम होगा। अब बढ़ा हुआ क्या होता है, घटा हुआ क्या होता है, इसके बारे में यदि आप प्रैक्टिकल ढंग से समझना चाहते हैं कभी तारामाची पर घूमिए। तारामाची पर जब आप घूमिएगा तो ऊपर की ओर जाइएगा तो आपका भार लगेगा बढ़ा हुआ, डर नहीं लगेगा, और जैसे नीचे की ओर लगी आइएगा आपका भार जो है घटा हुआ हो जाता है, घटा हुआ प्रतीत होता है, जिस कारण से आपको डर लगने लगता है। ठीक है, तारामाची पर जाइएगा तो बल बढ़ा हुआ बल घटा हुआ का अनुभव आपको बेहतर ढंग से मालूम हो जाएगा। दोस्तों समझ में आता है कि नहीं आता है? जी, चीज़ों को समझिए, बेहतर ढंग से समझिए। मैं प्रयास करता हूं कि आपको बेहतर पढ़ाऊं। अब लिफ्ट की बात हुआ तो लिफ्ट में 4-5 कंडीशन आता है, 5 कंडीशन बताना यहाँ पर संभव नहीं है। भविष्य में मौका मिलेगा तो हम जरूर बताएंगे। यदि किन्हीं को बेहतर ढंग से पढ़ना है, यदि अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करें। 27 नेक्स्ट कहता है कि लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप त्वरण से ऊपर जा रहा है। जब त्वरण से ऊपर जा रहा है तो आदमी का वजन क्या होता है? जब समरूप त्वरण से ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बढ़ जाता है। ये चीज़ें आपको हम कैसे समझाएं? जब समरूप त्वरण से ऊपर जाएगा, जब समरूप त्वरण से ऊपर जाता है तो उसका वेग क्या हो जाता है? वेग बढ़ जाता है। अब देखिए कैसे दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से ही हम आपको समझा रहे हैं। पहला सेकेंड में जो है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ मतलब ऊपर जा रहा है। कोई भी आदमी लिफ्ट से ऊपर जा रहा है, कोई भी आदमी, जैसे सपोज मैंने सुमन नाम के एक लड़का है,
सुमन लिफ्ट पर बैठा हुआ है और सुमन जो है पहले 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह हर सेकेंड 5-5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बढ़ोतरी करते हुए लिफ्ट से ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब सुमन ऊपर जा रहा है तो आप गौर कीजिए इसका पर सेकेंड एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ से यहाँ के बाद देखें तो 5 बदला, यहाँ 5 बदला, यहाँ 5 बदला, मतलब एक्सेलरेशन जो इसका आएगा एक्सेलरेशन समान आएगा। जब एक्सेलरेशन समान आता है तो वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी बदल रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। एक्सेलरेशन समान है दोस्तों, इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालिए, इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालिए, इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन हमेशा समान आएगा। जब एक्सेलरेशन समान है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है दोस्तों, वेलोसिटी बढ़ रहा है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 जो भी हो रहा है 5-5 के रेशियो में बढ़ रहा है। तो वही पूछ रहा है कि लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो आदमी का वजन क्या हो जाएगा, आदमी का वजन क्या हो जाएगा, देखिए आदमी का वजन क्या हो जाएगा। तो mg+a हो जाएगा, g तो है ये एक्सेलरेशन समरूप एक्सेलरेशन है, तो ऐसे कंडीशन में mg+ma हो जाएगा। आप देखिए ऐसे व्यक्ति को जो है mg बल के साथ कोई वस्तु नीचे की ओर खींचता है जिसमें कि वो परिवर्तित महसूस होता है, लेकिन mg के साथ ma भी आ गया, मतलब कहीं न कहीं जो है इससे ज़्यादा भार अनुभव ये करेगा, इसलिए जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। जब समान त्वरण से कोई भी चीज़ ऊपर जाएगा, लिफ्ट में कोई व्यक्ति ऊपर जाता है, सुमन ऊपर जा रहा है, तो उसका भार क्या होगा दोस्तों, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहता है कि ग्रह चलता है, कोई भी ग्रह, कोई भी दो वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का कहता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो वही गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल में बदल जाता है। अभिकेंद्र बल सर्कुलर पाथ में कोई वस्तु को चलने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत होती है। हम सीधा बात है, सर्कुलर पाथ में कोई वस्तु को चलने के लिए अभिकेंद्र बल की जरूरत होता है, और वह अभिकेंद्र बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण फोर्स से आता है। गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्र बल में बदल जाता है। इस कारण से ग्रह जो है कोई भी अपने पथ पर जो है चक्कर लगाने लगता है। सूर्य के चक्कर में पृथ्वी चक्कर लगाने लगती है, और पृथ्वी के रिस्पेक्ट में उपग्रह चक्कर लगाने रहता है। तो ग्रह कब चलता है, गुरुत्वाकर्षण बल से ही ग्रह चलता है। नेक्स्ट उपग्रह चलता है, उपग्रह भी कैसा, गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ही चलता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा आराम से आप लोग समझेंगे तो और मजा आएगा। देखिए क्या होता है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगा, दिन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या हो जाएगा। देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण पृथ्वी पर वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना देखने को मिलता है। वायुमंडलीय अपवर्तन में ये होता है कि जब सूर्य भगवान उगते हैं तो उगने से पहले 2 मिनट पहले ही सूर्य भगवान दिखने लगते हैं, और डूबने के 2 मिनट बाद तक सूर्य जो है दिखाई देता है। 2 मिनट पहले दिखाई देता है, यहाँ 2 मिनट बढ़ गया, डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, यहाँ भी 2 मिनट बढ़ गया, तो कुल मिला के दिन की अवधि में 4 मिनट बढ़ जा गया है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसी घटना होती है। जब वायुमंडल होगा तो ही वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। जब वायुमंडलीय अपवर्तन होगा तो दिन की अवधि में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन कहता है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या हो जाएगी, 4 मिनट जो बढ़ जाती है वो क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। वायुमंडल होगा तो दिन की अवधि बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन वायुमंडल नहीं होगा तो घट जाएगा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन क्या हो जाएगा। देखिए एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखिए, एक कंसेप्ट कि जी जो है घूर्णन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी जो है घूर्णन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और घूर्णन बढ़ेगा तो जी घटेगा, जी बढ़ेगा तो घूर्णन घटेगा। जी बढ़ेगा, जब जी बढ़ेगा क्या कह रहा था कि अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे,
घूर्णन कम हो जाएगा तो जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जी जब बढ़ जाएगा तो जब जी बढ़ेगा तो एम जी, एम तो जो कांस्टेंट है वही रहेगा, लेकिन जब जी बढ़ेगा तो डब्लू क्या हो जाएगा, डब्लू बढ़ जाएगा। डब्लू मतलब भार बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए और द्रव्यमान नहीं बदले। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान मतलब मास जो है वो कांस्टेंट है, मास नहीं बदल रहा है, ठीक है। त्रिज्या रेडियस जो है आधी हो जाए मतलब r/2 हो जाए तो द्रव्यमान, तो क्या कहता है, तो दिन की अवधि क्या हो जाए, तो दिन की अवधि जो हो जाए याद कर लीजिए 6 घंटा होता है। कितने घंटा होता है दोस्तों, 6 घंटा हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। दिन की अवधि कितना घंटा हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। अब कैसे होगा ये चीज़ें को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये और इस चीज़ को जानना भी नहीं है। 11-12 में ये सब चीज़ें आती है, इस चीज़ को जानना भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप लोग रट लीजिए ऐसा क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन को रटिए। यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो कुछ क्वेश्चन को रटना ही होगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन को रटिए, रटना जरूरी है कि वनडे एग्जाम में बिना रटे हुए आप एग्ज़ाम पास नहीं कर दें। लिख के दे देता हूं दोस्तों कि वनडे एग्जाम में बिना रटे हुए एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं दोस्तों, और गारंटी देता हूं जितना भी क्वेश्चन का कलेक्शन है टॉपर बनने के लिए काफ़ी है। इसलिए कुछ क्वेश्चन को याद कर लें कि मास यदि कांस्टेंट होता है और रेडियस आधा कर दिया है तो दिन की अवधि 6 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब होता है, कम कब होगा, जब कम कब हो जाएगा, जब नीचे की ओर कोई वस्तु आ रही है, जब नीचे की ओर कोई वस्तु आता है, जब नीचे की ओर हो जाएगा, नीचे की ओर कोई वस्तु आ जाएगा तो W बराबर mg माइनस ए हो जाएगा। ए एक्सेलरेशन जो होगा m माइनस ए हो जाएगा, नीचे की ओर जब आएगा तो माइनस लगेगा दोस्तों, तो mg माइनस ए, तो mg से कम हो जाएगा, mg में से ma घट रहा है, तो इससे कम जब इतना रहता है तो वास्तविक है, इससे ज़्यादा हुआ तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, जब इससे कम है तो घटा हुआ प्रतीत होगा, नीचे की ओर आएगा तो घटा हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सभी वस्तुओं की अपनी ओर खींचता है। इस बात को किसने बताया था, तो न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त बता दिए थे। एक और विद्वान थे जिन्होंने सिद्धार्थ शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण के बारे में स्पष्ट वर्णन कर दिए थे। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सिद्धार्थ शिरोमणि में कौन ऐसे वैज्ञानिक है जिसने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में स्पष्ट बताया था। लेकिन साइंस के अनुसार जब तक प्रूफ नहीं करेंगे, जब तक उस चीज़ को माना नहीं जाएगा, बाद में जाकर न्यूटन साहब आए और उस चीज़ को प्रूफ कर दिए, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज का श्रेय जो है न्यूटन साहब को जाना जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ब्रह्मगुप्त ने तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, एक और विद्वान थे जो सिद्धार्थ शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताए थे, वो कौन थे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कहता है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। कितना बार बता चुके हैं दोस्तों, W बराबर mg होता है, मास तो कभी चेंज नहीं होगा, मास तो कभी चेंज नहीं होगा, अच्छा सॉरी यार, अरे मेरा आदत है, मास तो कभी चेंज नहीं होगा, मास कभी चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत है। जो डिपेंड करेगा g पर डिपेंड करेगा, यदि g कम होगा तो W कम होगा, यदि g अधिक होगा तो W अधिक होगा। अब क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा, उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। जब g कम होगा तो न्यूनतम होगा, तो g कहाँ कम होता है, g विषुवत रेखा पर कम होगा, विषुवत रेखा पर g कम होता है। फिर से एक बार बता देते हैं विषुवत रेखा पर g क्यों कम होता है। आइए देखिए, पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार अक्ष पर घूमता है। दीर्घवृत्ताकार अक्ष पर घूमने के कारण जो है इसका विषुवतीय त्रिज्या ज़्यादा होता है ध्रुवीय त्रिज्या से।
विषुवत त्रिज्या का मान जो होता है 6378 किलोमीटर होता है, ध्रुवीय त्रिज्या का मान जो होता है 6357 किलोमीटर होता है। और जी बराबर जो होता है GM/r² होता है। और ये GM/r² कैसे आया, यदि आपको ये भी जानना है तो आप कमेंट करें, हम आगे कहीं भी क्वेश्चन में आपको बता देंगे यदि आपको ज़रूरत है तो। ऐसे याद रख लीजिए, जी बराबर जो होता है GM/r² होता है। अब देखिए, आप स्पष्ट देखिए कि रेडियस यदि ज़्यादा होगा तो जी कम रहेगा, यदि रेडियस कम होगा तो जी ज़्यादा होगा। अब देखिए, यहाँ रेडियस ज़्यादा है, यहाँ रेडियस कम है, तो ज़्यादा है तो यहाँ जी कम हो जाएगा, मतलब विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और ध्रुव का रेडियस कम है तो यहाँ जी का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम कहाँ होगा बताइए, भार न्यूनतम कहाँ होगा, तो भार न्यूनतम कहाँ होगा दोस्तों, तो जहाँ जी कम होगा, W बराबर mg, मास तो कांस्टेंट, जहाँ जी कम हो जाएगा वहाँ भार कम हो जाएगा। तो जी विषुवत रेखा पर कम होता है, तो ये जी विषुवत रेखा पर कम होता है तो वहाँ पर भार कम हो जाएगा। अरे फिर सॉरी देखिए क्या हुआ, विषुवत रेखा पर जी मिनिमम होता है और ध्रुव पर मैक्सिमम होता है, लेकिन एक ऐसा और जगह है पृथ्वी का केंद्र पर जी का मान, केंद्र पर रेडियस का मान 0 हो जाता है। जब केंद्र पर रेडियस का मान 0 होता है और उसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जी का मान वहाँ 0 हो जाता है। जब जी का मान 0 हो जाएगा तो सबसे कम जी का मान कहाँ हो जाएगा दोस्तों, केंद्र पर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर सी नहीं, इसका आंसर डी होगा, केंद्र पर। 3 कंडीशन है दोस्तों, ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है, विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है दोस्तों, याद कर लीजिए, ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है, विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है और केंद्र पर जी का मान 0 होता है। नेक्स्ट कहता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं क्यों? कि चंद्रमा का पलायन वेग जो होता है 2.31 किलोमीटर पर घंटा होता है। गौर से समझिए, चंद्रमा पर जब प्रकाश पड़ता है तो यहाँ के धूलकण गर्म होते हैं। चंद्रमा पर जब प्रकाश पड़ता है तो यहाँ के धूलकण गर्म होता है, इतने गर्म हो जाता है कि इसमें एक स्पीड आ जाता है, और उसका स्पीड जो है 2.31 किलोमीटर पर घंटा से ज़्यादा हो जाता है। जब 2.31 किलोमीटर पर घंटा से ज़्यादा होता है तो वहाँ के वायु जो है अपने वायुमंडली को छोड़कर बाहर निकल जाता है, और इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वही बात बोल रहा है कि यहाँ परमाणुओं के पलायन वेग उसके मध्य वर्गमूल के से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 तक ही हम बताए थे और 37 तक ही बताएंगे, बहुत हो गया है, और अगले क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ऐसे भी 2 लेक्चर में ही सभी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, इसको भी 2 लेक्चर में ही इसको भी कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या होता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। डी नंबर कहता है कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होगा। ऐसा थोड़े है कि सब पिंड का भार और द्रव्यमान समान वहाँ होगा, ऐसे बात नहीं है। तो डी नंबर इसका आंसर आएगा। दोस्तों, भावु विजन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से बताता हूँ कि मेरे चैनल भावु विजन के नाम से है, और इसका जो सीक्रेट है मैं बाद में बताऊँगा कि मैंने भावु विजन क्यों रखा है। और कंप्लीट, मेरा सीधा सा उद्देश्य है कंप्लीट का मतलब कंप्लीट फिजिक्स का सोल्यूशन मैं इस चैनल पर दे रहा हूँ। आप लोग हमसे जुड़े, मैं आशा करता हूँ कि मैं कंप्लीट फिजिक्स का सोल्यूशन देने के बाद आप अपने आप में 100% फील करेंगे, जिससे कि आप कोई भी कंपटीशन में को निकालेंगे, निश्चित ही निकालेंगे कोई भी कंपटीशन को, इस बात की गारंटी ही है। मैं जितना भी पढ़ाऊँगा बेस्ट पढ़ाऊँगा। आशा करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द हमसे जुड़ेंगे और अपना एक जॉब पक्का करें। 2025 आपका होगा। यदि मेरे साथ आप जुड़ते हैं तो मैं आपको वादा दिलाता हूं कि 2025 आपका अपना होगा। ऐसे मैं बता देता हूं कि बीपीएससी 4.0 एनटीपीसी अभी तो स्टार्ट ही किया हूं।
NTPC 2025 दोनों में 4 मंथ के आसपास आपके समय है, और 4 मंथ में आपका पूरा सिलेबस यूट्यूब पर मैं ख़त्म करूँगा। आपको सबसे पहले टोटल सॉल्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस का टोटल सॉल्यूशन दूंगा, साइंस का टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। साइंस का टोटल सॉल्यूशन पढ़ूंगा। उसके बाद हम लोग आपको NCERT, उसके बाद हम आपको NCERT 6 to 12 का साइंस पढ़ाऊंगा। आपके लिए काफ़ी है साइंस का टोटल सॉल्यूशन और NCERT 6 to 12। यदि दोनों का सॉल्यूशन हम दे देते हैं तो आपको फिर साइंस में जो है 90% प्लस स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 90% प्लस स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ये हो गया। उसके बाद आपको जीके के लिए हम जो है कुछ दिनों के बाद एक टीचर ढूंढ रहे हैं दोस्तों, कि जीके जो है मैं खुद पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं खुद से पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ कि जीके के लिए कोई एक टीचर मिल जाए। तो जीके इस चैनल पर यदि बेहतर ढंग से कोई पढ़ाने वाले टीचर मिल जाएगा तो जीके भी पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर, और जल्द से जल्द जीके आपको पढ़ाया जाएगा। उसकी खोज जारी है दोस्तों। तो जीके यदि आप कोई पढ़ा देते हैं तो उसके बाद जीके हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद हम मैथ साइंस पढ़ाएंगे आपको दोस्तों। कभी भी पढ़ाएंगे दोस्तों तो हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ साइंस पढ़ाने का सब कुछ पढ़ाऊँगा दोस्तों, लेकिन आपको हम मैथ साइंस ज़्यादा पढ़ाएंगे। फिर आगे देखा जाएगा। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पढ़ाया जाएगा, लेकिन 2 चीज़ तो अभी कंफर्म है दोस्तों कि आपको साइंस और जीके पढ़ाया जाएगा। भविष्य में आपको इस चैनल पर मैथ भी देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए दोस्तों। पिछला वीडियो में जब हम ग्रेविटेशन डाल रहे थे तो उस वीडियो में दिक्कत आ गई थी, साउंड का दिक्कत आ गया। वो वीडियो भी चैनल पर डाला हुआ दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखें। इसमें आपको साउंड भी मिलेगा, शानदार ढंग से मिलेगा, और शानदार ढंग से डिस्कशन भी मिलेगा। मैं आशा दिलाता हूं दोस्तों कि आप हमारे साथ जुड़कर जरूर सफल होंगे। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है दोस्तों, और आगे हम आपको और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। वादा करता हूं कि 2025 आपका अपना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।